जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो उतने सितम सहता है, जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो उतने सितम सहता है। पत्ते गिरते रहते हैं लेकिन पेड़ खड़ा रहता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं। और ऐसे ही कई छात्र हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन्होंने सफलता की तस्वीर हमारे सामने पेश की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में वही छात्र सफल होते हैं जो वाकई में अपने विषय, अपने सब्जेक्ट पर, अपने सिलेबस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो वही छात्र सफल होते हैं और उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो सफलता को ही रहते हैं अपने कदमों में। तो उन सभी छात्रों का शिक्षा कुल अभिनंदन करता है। शिक्षा कुल में उन सभी का स्वागत है और साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे बीच बैठे गणमान्य अतिथि अरविंद सिंह सर, रिटायर्ड आईएएस। सभी, मेरी गुजारिश है सभी से कि सभी लोग तालियां बजा करके अभिनंदन करें। रिटायर्ड आईपीएस पीयूष श्रीवास्तव सर, ओमवीर सिंह बीरवाल सर, आईपीएस रिटायर्ड आईपीओएस। अतुल लोहिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। 20 वर्षों से सर अध्यापन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऋषि सर, एडिशनल जज अलीगढ़, और डायरेक्टर ऑफ शिक्षा कुल श्री राम अग्रवाल सर। तो हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है कि जब किसी भी कार्यक्रम को शुरू करना है तो ईश्वर का नाम सबसे पहले लेते हैं, तो आप सभी गणमान्य अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग स्टेज पर आएं और दीप प्रज्वलित कर विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर अरविंद सिंह सर, पीयूष श्रीवास्तव सर, ओमवीर सिंह बीरवाल सर, अतुल लोहिया सर, ऋषि सर और श्री राम अग्रवाल सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। ओम श्री सरस्वते नमः। और अब शिक्षा कुल हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना चाहता है। तो श्री राम सर से मेरी गुजारिश है कि वो अरविंद सर का स्वागत करें बुके दे करके। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज तालियां बजाएं। अरविंद सर रिटायर्ड आईएएस 1980 बैच के सर ने एसडीएम, एडीएम, सीडीओ और म्यूनिसिपल कमिश्नर आरएफसी यानी रीजनल फूड कंट्रोलर के तौर पर सर्व किया है। 1999 में आईएएस सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भी रहे। 2016 में रिटायर्ड हुए हैं सर। पीयूष श्रीवास्तव सर के स्वागत के लिए ऋषि सर को, जो कि एडिशनल जज हैं अलीगढ़ से, ऋषि सर। और पीयूष श्रीवास्तव सर पीसीएस 1985 बैच आईपीएस 2002 में रहे। पीयूष सर का स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगी कि नीरू अग्रवाल मैम स्टेज पे आएं और पीयूष सर को बुके प्रदान करें। पीयूष सर पीसीएस 1985 बैच के हैं, आईपीएस 2002 में रहे। एसएसपी के तौर पर सर ने सर्व किया है संत कबीर नगर, संभल, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बांदा, अंबेडकर नगर। और 2000 में सर रिटायर हुए हैं और अभी भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सर काम कर रहे हैं। और
अब ऋषि सर के स्वागत के लिए, ऋषि सर एडिशनल जज हैं अलीगढ़ में, और इनके स्वागत के लिए हम शिक्षा कुल के विनायक जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। विनायक बुके देकर के सर का अभिनंदन करते हैं। और अब ओमवीर सिंह बीरवाल सर का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वेदिका को। वेदिका प्लीज स्टेज पर आए। सर 1981 बैच के इंडियन पोस्टल सर्विसेज के रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और रिटायरमेंट के बाद भी सर कई सारे सोशल वर्क्स के कार्य बिजी हैं, करियर काउंसलिंग और कैंपेन अगेंस्ट एडिक्शन एंड डोरी कैंपेन फॉर मैरिज विदाउट डोरी के लिए। अतुल लोहिया सर के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अंजू चौधरी को। सर 20 वर्षों से अध्यापन के कार्य में हैं और सर ने ऐसे जाने कितने ही आईएएस और आईपीएस बनाए हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी पीयूष सर को कि वो कुछ 2 शब्द कहें जो हमारे सफल हो चुके विद्यार्थी हैं और जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। इस हॉल में मेरे साथ मौजूद सभी वीवीआईपी जो स्टेज पे हैं और मेरे सामने वो सभी कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं और सभी गेस्ट, मैं तहे दिल से श्री राम जी का थैंक्स देता हूं कि इन्होंने मुझे आज इनवाइट किया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप में से कुछ लोग सेलेक्ट होकर इन्हीं चेयर्स पे बैठे जा रहे हैं जो एक्चुअल में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। साथियों, हमारे एम्बिशन बहुत होते हैं, हम बहुत चीज सोचते हैं, कुछ की पूरी होती है, कुछ की नहीं होती है, बट मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी जो डेस्टिनी है, भगवान ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कुछ सोच समझ के लिखा है। आप जहां पर भी सेलेक्ट हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, कभी भी ये मत सोचिएगा कि काश मैं अगर आईएएस हो गया होता तो क्या होता। आपको एफर्ट्स पूरे करने चाहिए अपने टॉप पर जाने के लिए। मैं आपसे काफी सीनियर एज में भी हूं, सर्विस में भी हूं। मैं आपको जिंदगी का बस एक फलसफा बताना चाहता हूं। जब हम लोग कंपटीशन ट्राई कर रहे थे सिंस लॉन्ग बैक, इट वाज द ईयर 1981, आई पास्ड आउट इन 81। उसके बाद वो टाइम न तो कोचिंग का होता था, आपको खुद पढ़ना था, समझ में नहीं आता था क्या पढ़ें, सीनियर्स जैसा गाइड करते थे। मैं फॉर्चुनेट था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना एक ग्लैमर है, अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक ग्रेविटी है। तो सोचते थे कि कैसे सेलेक्ट होंगे। मैंने आईएएस भी दिया बट नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। स्टेट सर्विसेज में मेरा पीपीएस फर्स्ट चॉइस थी। मुझे शुरू से पुलिस की नौकरी बहुत पसंद थी। मैं जब साइकिल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाता था, बगल में एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी निकलती थी सायरन बजाते हुए, चमचमाती हुई जीप, वो एक फैसिनेशन था मेरे लिए। और शायद आप में से जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी वो सब देखा होगा, तभी आपने इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए एग्जाम दिया होगा। आप कहीं और एग्जाम देते, आप कहीं और सेलेक्ट होते, मल्टीनेशनल्स में आप जाते तो शायद आपकी सैलरी 4 टाइम्स ज़्यादा होती। मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप जिस सर्विस में आए हैं वो सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे। बट फिर मैं वही बात कहूँगा, जब पावर आती है तो आदमी में थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता है। कभी अहंकार मत करिएगा। अहंकार तो रावण का नहीं रह पाया, तो हमारा आपका कहाँ चलेगा। आप एक अच्छी सर्विस ज्वाइन करेंगे, बहुत ध्यान से, तन मन धन से इस ट्रेनिंग पार्ट को एंजॉय करिएगा, और आप देखेंगे कि जब आप चेयर पे बैठेंगे तो एक जो आम पब्लिक का
व्यक्ति है जब आपके पास आएगा, और अगर आप उसकी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, तो एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है आपको, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा तनख्वाह पाने वाली किसी भी सर्विस में नहीं हो सकता जो आपको यहाँ पर मिलेगा। हमेशा ये सोच के काम करिएगा कि ये जो सामने आया हुआ व्यक्ति है आपके पास, हो सकता है आपका ही कोई चाचा, आपका कोई रिलेशन में कोई हो, वो किसी जगह पर किसी तहसील में बैठा हो, किसी थाने में बैठा हो, कहीं ट्रेजरी में बैठा हो। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं आप कि आपके चाचा के साथ वो ऑफिसर क्या क्या व्यवहार करे, कैसे बिहेव करे? अगर आपने 1 मिनट के लिए ये बात अपने दिमाग में रख ली, तो साथियों मैं जानता हूँ आपसे गलत काम कभी नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप सब इसी मेहनत के साथ जुड़े। हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू करवाए थे। श्री राम जी ने बहुत देर से ये दिमाग में इनकी ये प्लानिंग आई थी, और रिटर्न के एग्ज़ाम आ चुके थे। इन्होंने मुझसे बात की, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं इस शहर का भी एसपी सिटी रहा हूँ। इन द ईयर 99, 2000, 2001 आई वॉज एसपी सिटी ऑफ दिस प्लेस। बिफोर दिस आई वॉज एसपी सिटी गाजियाबाद ऑल्सो। तो ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तब के नोएडा में आज के नोएडा में बहुत फ़र्क है। इन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं चाहता हूँ मुखर्जी नगर चलिए आप मेरे साथ, कुछ मॉक इंटरव्यू लेना है। मुझे हमेशा ऐसे कामों में बड़ी दिलचस्पी रही है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से आइडियाज़ सुनना, नए नए लोगों के से संपर्क में रहना। और हम फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग के मॉक इंटरव्यू से कुछ लोग सेलेक्ट हुए, और जो आज इस प्रेस्टीजियस सर्विस, स्टेट की नंबर 1 सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं। मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सर ने बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर बात कही है कि वाकई में हम अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन उतनी सेंसिटिविटी रखना कि अगर हमारे पास कोई आया है तो उसको हम वैसे ही सर्व करें जैसे हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वालों के साथ व्यवहार हो। तो हमारे पास 2 पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी वो है जो कि अभी सेलेक्ट हुई है और जिनको अभी जाकर सर्व करना है, जिनको अभी ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना है, और एक पीढ़ी वो है जो कर चुकी हैं। तो वाकई में उनसे बहुत, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने वाला है। जितना हम लोग की, जितनी हम लोग की उम्र है उतना उनका अनुभव है। तो मैं अब चाहूँगी कि स्टेज पर अतुल लोहिया सर आए। अतुल लोहिया सर 20 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और सर के जरिए न जाने कितने आईएएस बने हैं। तो आप सभी लोग सर का अभिनंदन करें। थैंक यू मैम। उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय अधिकारीगण, सभा में उपस्थित सभी सफल और अन्य लोग तथा शिक्षाकुल संस्थान, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे मुझे आने का अवसर दिया। और सबसे पहले मैं बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ उन सभी सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जो यूपी पीसीएस में सफल हुए हैं और अब तक जो परीक्षा पास की है उससे एक दूसरी बड़ी परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। अभी तो परीक्षा थी केवल सैद्धांतिक पढ़ाई, और अभी तक जो पढ़ा है अब असली परीक्षा उसकी है व्यवहार में। यूपी पीसीएस में गवर्नेंस, एथिक्स, बहुत सारी चीज़ें सभी ने पढ़ी हैं और पढ़ाया इसीलिए गया है। सिविल सर्विस परीक्षा में कुछ साल पहले जोड़ा भी इसीलिए गया था इन सारे सेक्शंस को कि ताकि जो आप पढ़ें उससे सीखें, और केवल वो ज्ञान, वो जानकारी केवल आपके नोट्स और किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यवहार में अब जो भी आपकी जिंदगी, एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, तो जो पढ़ा है अब उसको व्यवहार में कैसे लागू करें। चाहे वो एक लोक सेवक के गुण हों, चाहे पर्सनालिटी से जुड़ी बातें, एम्पैथी, सिंपैथी, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज आप अब तक पढ़ के आए हैं। और अब जमीन पे असली परीक्षा होनी है कि केवल वो आपने पढ़ा है और या वास्तव में उन बातों को सीखा भी है। अक्सर बहुत पहले से इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा जाता रहा है कि आप नौकरशाह बनना चाहते हैं या लोक सेवक, और स्वाभाविक सी बात है जवाब यही होता है कि हमें लोक सेवक बनना है, नौकरशाह नहीं बनना। कारण कि नौकरशाही हमेशा से ही एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट रहा है।
और सिविल सर्विस पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। केवल दोनों शब्दों में ही आप देखेंगे तो एक में पूरी तरह से नकारात्मकता झलकती है और दूसरे में उतनी ही सकारात्मकता। ऐसा नौकर जो शाह या स्वामी बन जाए, और या नौकरशाही को मैं उल्टा करता हूं तो कहता हूं शाही नौकर। और रोज अखबार में कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम नहीं देखते कि 100 करोड़ 200 500 करोड़ तो बड़ी आसानी से ऐसे नौकरशाहों के यहां मिल जाते हैं। अक्सर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को बड़ा अच्छा उच्चारण करते हैं राजस्थान के ग्रामीण, बोरोकरसी। बोरोकरसी मतलब बुरा करने वाले। तो वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने नेचर में ही एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट रहा है। एक व्यंग्यकार ने बड़ी अच्छी बात लिखी नौकरशाही के बारे में कि काम मत कर, काम की फिक्र कर। काम मत कर, काम की फिक्र कर, और फिक्र भी मत कर, फिक्र का जिक्र कर। तो ये स्वभाव होता है नौकरशाही का। कहा जाता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्षमा चाहूंगा यहाँ मंच पे भी बहुत सारे अधिकारी हैं, उनके संदर्भ में नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने जो आगंतुक नए अधिकारी होते हैं तो उनको प्रशासनिक ABCD पढ़ाते हैं। सबके लिए नहीं है ये बात सही, लेकिन कहा जाता है कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ के लिए जरूर होती है वो बात कि कैसे प्रशासनिक ABCD पढ़ाते हैं। तो A का मतलब होता है अवॉइड, B का मतलब होता है बाईपास, C का मतलब होता है कंफ्यूज, और D का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो मतलब जब काम आए प्रशासनिक अधिकारी के पास तो उसे उस ABCD के अनुसार चलना है, अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज एंड डिस्ट्रॉय। मैं यही कहना चाहता हूं इस मंच से कि कम से कम आप ऐसे नौकरशाह नहीं बने, बल्कि लोक सेवक बने। लोक सेवा जिसका नाम ही है लोगों की सेवा करना। और वास्तव में आप देखेंगे तो आप यहां सेवा करने के उद्देश्य से ही आए हैं। प्राइवेट कंपनीज में जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो वहां वो जॉब करता है, नौकरी करता है, लेकिन लोक सेवा में सर्विस या सेवा का भाव यूं ही नहीं है। तो आपको इस बात के अंतर को समझना होगा कि आप जॉब करने नहीं जा रहे हैं, आप सर्विस करने जा रहे हैं। ये 10 से 5 की एक ऐसी जॉब नहीं होगी कि महीने की हर आखिरी तारीख को अकाउंट में एक निश्चित सैलरी आ जाए, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें, ड्यूटीज पूरी कर दें और हो गया। ये 24x7 की एक सर्विस होती है जिसमें पैसे से ज्यादा दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और होनी चाहिए। आपका अगर लोगों की सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं होगा तो वास्तविकता है कि आपकी जो ये आज की सफलता है ये अधूरी रह जाएगी। और जब आपकी सफलता अधूरी होगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे राज्य और हमारे देश की सफलता भी कहीं ना कहीं अधूरी होगी। अब आप जैसी आने वाली युवा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ही है कि कैसे इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं आप, और कैसे भारत को एक विकसित भारत की दिशा में जो हमारा सपना है 21वीं सदी में, उसको पूरा करने में सहयोग दें। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, रेड मूवी, शायद कई सारे लोगों ने देखी होगी। तो बस 4 लाइन में उसकी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। स्पेशली उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से जुड़ी ही मूवी थी वो, इसलिए मैं विशेष रूप से उसकी बात करना चाह रहा हूँ। एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी थी। एक IRS अधिकारी 1970 के दशक के, अजय देवगन ने उस भूमिका को निभाया था। उत्तर प्रदेश के ही किसी बाहुबली नेता के यहाँ रेड डाली गई, और स्वाभाविक सी बात है कि बहुत संपन्न नेता थे हर तरह से, चाहे वो पावर की बात हो चाहे पैसे की। एड़ी चोड़ी का जोड़ लगाया उन्होंने उस रेड को रुकवाने के लिए। फाइनली वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से तक मिले दिल्ली आके। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, मुझे नहीं पता, मैंने भी बस मूवी देखी और देखा कि यहाँ सच्ची घटना पे आधारित है, तो उसी आधार पे बात कर रहा हूँ आपसे। प्रधानमंत्री जी ने उन IRS अधिकारी को फोन किया, अजय देवगन ने निभाई भूमिका, रेड रोकने के लिए कहा, और तब उन अधिकारी का केवल इतना कहना था कि ठीक है मैम, मैं रेड रोक दूंगा, बस मुझे आप रेड रोकने का एक रिटन ऑर्डर दे दें।
स्वाभाविक सी बात है, कोई प्रधानमंत्री रिटन ऑर्डर नहीं दे सकता था रेड रोकने का, झल्ला के उन्होंने फोन रख दिया, रेड जारी रही। तो कहने का मतलब अगर करने की इच्छा हो तो उसी 50-70 साल का जो हमारा प्रशासनिक सेवाओं का स्वतंत्र भारत का इतिहास है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो आदर्श हैं हमारे लिए, चाहे वो प्रशासन हो, राजनीति या समाज के कोई अन्य क्षेत्र। अगर हमारे अंदर इच्छा है वैसा बनने की तो हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन्हीं संस्कारों और आदर्शों को लेकर सेवा में आएंगे। आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंशुमान शुक्ला, अंशुमान शुक्ला जी, आप प्लीज स्टेज पर आइए और आप सभी लोग तालियों के साथ में अंशुमान जी का स्वागत कीजिए। अंशुमान जी ने यूपीपीसीएस में अभी हाल ही में 6ठी रैंक प्राप्त की है। अंशुमान जी, अपनी जर्नी के बारे में हमें तब तक कुछ बताइए ब्रीफ में। सभी उपस्थित वीआईपी गणों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं अभी यूपीपीसीएस 2022 में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में सर्विस ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो मेरी इस एग्ज़ाम की यात्रा के 2 चरण कह सकते हैं। एक तो मैं वर्तमान सर्विस में आने के पहले मैंने तैयारी शुरू की थी, जिसमें मैंने यूपीएससी मेंस 2009 और 10 में दिया था। उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी हमारी लाइफ की कि यथाशीघ्र एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले एक आर्थिक रूप से सेटल होने का सोचा। तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया जिससे कि मैं गृह मंत्रालय में भी काम कर रहा हूँ भारत सरकार में, और ये काम मैं 2012 से लगातार अभी तक कर रहा हूँ, जिसमें से आवर्जन विभाग में भी मैंने काम किया। इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी जारी रही। बीच में एक यद्यप की व्यवधान आए, जिसमें से 4-5 साल का पीरियड स्थगन है। उसके बाद से जब 2018 से फिर मैंने दोबारा इसको शुरू किया और पहले भी इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनली जो है इस बार फिर मैं यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो पाया। तो मेरा कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जब आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उस दीपक को बुझने दीजिए। एक अपने आप में एक कितने भी तूफान आए, उस दीप है, तमाम व्यवधान आएंगे, तमाम परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं, कभी आर्थिक है, कभी साम, लेकिन अपने आप को जोश बना करके कभी न कभी आपकी अनुकूल स्थिति आएगी और उसी समय आप फाइनल टच देंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा और फाइनली जो आपका एम है वो आप प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो वाकई में दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहने चाहिए। तो परसिवरेंस जो है वो इस एग्जाम की सबसे बड़ी कसौटी है। अब मैं अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अंशुमान शुक्ला जी को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैं बुलाना चाहूंगी अंतरिक्ष कुमार को। अंतरिक्ष जी स्टेज पर आइए और आप सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी हमारे सीनियर सर्स हैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर आज आपसे आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में सीखने को मिला और बहुत ही जो हमें आगे चल के अपनी सर्विस में निश्चित रूप से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकेंडली मैं शिक्षा कुल की टीम और सर को थैंकफुल कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ आए और ये समारोह हुआ। मैं अपनी जर्नी के बारे में आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं जॉब कर रहा था, मैं भारत एल्युमिनियम में एज एन इंजीनियर जॉब कर रहा था। तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि यार सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। मैंने जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन करने की कोशिश की, तो आई फाउंड दैट कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई जॉब एज वेल एज माई प्रिपरेशन। सो वन फाइन डे आई क्विट माई जॉब। मैंने घर वालों से नहीं पूछा, किसी से कुछ नहीं किया, मैं उठा रेजिग्नेशन लेटर अपने मैनेजर को दे के आया और मैंने 2021 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। फॉर्चुनेटली 21 का भी मेंस देने को मिला बट वो नहीं क्लियर हुआ। 2022 का
मेंस इंटरव्यू सब चीज़ें क्लियर हो गई। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मुझे याद है मेरा जब शिक्षा कुल में मॉक इंटरव्यू था तो सर बैठे हैं, सर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि आप जो भी डिप्लोमेटिक आंसर है उसको मत दीजिए, डायरेक्ट जो आपके दिमाग में आ रहा है आप क्या सेल्फ डिसीजन लेंगे उसको बताइए। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही और फिर से मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने सीनियर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष जी का 63वां रैंक आया है यूपीपीसीएस में। पीयूष श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप अंतरिक्ष जी को ये सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान। जायसवाल आशुतोष जी सर की 33। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं ज़्यादा अपनी जर्नी के बारे में नहीं मैं बात करूँगा कि मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए आपका ना लाइफ को लेके, या मैंने क्या सीखा है इस जर्नी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मेरी जर्नी कैसी रही है, मैंने क्या क्या चैलेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक डेडिकेशन होना चाहिए आपको, जो भी आप है ना वो डेडिकेशन हमेशा और अगर थोड़ा लाइफ में आपने डिसिप्लिन रखा, और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर डेडिकेशन और डिसिप्लिन अगर 2D आपके लाइफ में है तो जो डिसीजन मेकिंग आप लाइफ में लेंगे वो हमेशा सही होगा। और 2022 के मैंने 33 रैंक लाया, एसडीएम का पोस्ट लगा मुझे, तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला है 3D, है ना। तो 3D आप अगर फॉलो करेंगे तो फुली सबके लिए वर्क करे। तो ये चीज़ें मैंने सीखी थी और मैं चाहूँगा कि जो भी आगे वाले आने वाले एस्पिरेंट्स हैं तो हमेशा वो डेडिकेशन पे ध्यान दें कि डेडिकेटेड रहें पूरा, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो, और डिवोशन होना चाहिए उनको अपने जो भी आप कर रहे हैं पूरा उनके साथ करें। जैसे आप पूजा करते हैं सुबह उठ के, है ना, तो जैसा पूजा करना आप नहीं भूलते हैं, नहाना आप नहीं भूलते, खाना आप नहीं भूलते, ऐसा पढ़ना भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था आप लोग के साथ। और कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरव्यू जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड बी योरसेल्फ, है ना। मतलब किसी से आप सीखें या किसी का आंसर दे वो ज़रूरी नहीं है, आप क्या सोचते हैं उस बारे में। जैसे अंतरिक्ष ने अभी कहा कि जस्ट बी योरसेल्फ, है ना, और जो आपको लगता है वो बोलना चाहिए रादर दैन कि लोग क्या बोलते हैं ना, क्योंकि सबकी सोच और आपकी सोच में डिफरेंस है, क्योंकि सर्व तो आपको करना है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मेन पर्पस होना चाहिए आपका पब्लिक सर्विस, क्योंकि आपको लोगों को हेल्प करना है ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, है ना, नौकरी मिल जाए उनको। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना है। सिविल जो सर्विसेज है उसका मेन पर्पस है सिटीजन सेंट्रिक होना, है ना। तो सिटीजन सेंट्रिक अगर हम नहीं हो पाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। मैं अगर एसडीएम बन रहा हूँ तो अगर मैं लोगों को सर्व ना कर पाऊँ तो कोई मतलब नहीं। तो जो पर्पस होना चाहिए वो पब्लिक को सर्व करना होना चाहिए रादर देन कि मतलब कोई गाड़ी मिल जाएगी या बड़ा घर मिल जाएगा, वो तो पर्पस नहीं है। तो चेंज ला पाए हम, तो दैट वुड बी मतलब मेरे लिए तो वो सेटिस्फैक्शन होगा लाइफ का और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। थैंक यू सर एक क्वेश्चन मेरा है कि हाँ, मैम, बोलिए। यूपीपीसीएस में आप और डिप्टी कलेक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं, तो आप ये बताइए कि आपका जैसे सिलेक्शन के बाद में आप क्या मानते हैं कि यूपी में कौन सी मुख्य समस्याएं हैं और आप उनको कैसे कैसे दूर करेंगे, आपका क्या अप्रोच होगा उसके प्रति। मैम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जॉब क्रिएशन है ना वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि निश मार्केट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिटी मॉल भी हमने क्रिएट किया है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो अगर किसी गांव में हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट का जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना वो लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर वो स्किल में अगर वो निपुण हो जाएंगे तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी और के ऊपर डिपेंड होने की या किसी कंपनी में ज्वाइन करने की, क्योंकि वो प्रोडक्ट है दैट वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड देम लाइवलीहुड, है, की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हाँ, तो आपको लगता है कि रोजगार मतलब मेन मुद्दा है यूपी का। मतलब सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना ये इम्पोर्टेंट है लोगों को। जी जी, थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं नहीं और कुछ ठीक है, नहीं, मैम। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम जायसवाल आशुतोष सर को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करने के लिए स्टेज पर ओमवीर सिंह बीरवाल सर को इनवाइट करते हैं।
और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत की। राज बहादुर सिंह, सर की 5th रैंक आई है। और अब जो नया सिलेबस बदला है उसके प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए? अभी यूपी के 2 पेपर और ऐड हुए हैं, तो उसके लिए आप हमें बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या उनका अप्रोच होना चाहिए। पहले तो मैं शिक्षा कुल की टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया और ये थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मैं कुछ बता सकूँ। पहले तो जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, जो 5th और 6th पेपर जो यूपी स्पेशल का ऐड किया गया है, ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है जो नए स्टूडेंट के लिए वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छी रैंक दिला सकते हैं। पहले तो उनको सिलेबस पे ही टू द पॉइंट होना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी स्पेशल के पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस के मेंस में आप अगर देखते होंगे तो कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए जो यूपी स्पेशल के 1st, 2nd और 3rd पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद जो भी सिलेबस दिया गया है उसके सभी पॉइंट्स को आप एनालाइज करके और सभी पॉइंट्स को आप बस कुछ ना कुछ नोट्स आप बना के उसको प्रिपरेशन करें। और डायरेक्टली इस बार जो फर्स्ट टाइम अभी ऐड किया गया है यूपी स्पेशल के ये दोनों पेपर, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे टू द पॉइंट, वही आएंगे जो उसमें सिलेबस में उसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो आप बस कुछ मत करिए, सिलेबस को ही जो सिलेबस है उसके पॉइंट में कुछ 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स बस यही तैयार कर लीजिए, वही पर्याप्त होगा और अच्छे नंबर उसमें स्कोर कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आपके थॉट्स साझा करने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा जिसने आपको सफलता दिलाई? हाँ, पहले मैं एक निम्न मध्यम परिवार से आता हूँ, तो निम्न मध्यम परिवार का यही सपना होता है कि मेरा बेटा कोई सरकारी छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर ले और किसी भी कलर की जॉब पे भी चला जाए। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मैंने बीटेक किया हुआ है, और जैसे होता है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा होता है बचपन से ही, तो बच्चों को ज़्यादातर बीटेक करने के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर में भेज दिया जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने बीटेक किया और उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनी में हुआ। तो मैं वहाँ पे कंफर्ट जोन में था, मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, और मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा तक नहीं था, और ये कोई मेरा बचपन का सपना भी नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा। और मैं वहाँ पे जॉब करते हुए बहुत सेटिस्फाइड था, ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ, मैं कंफर्ट जोन में था अपने। और वहाँ पे मैं ऐसा हुआ मेरे साथ एक घटना ये घटी कि मैं जैसे जिम ज्वाइन किया हुआ था तो उधर मैं जाता था, उधर एक मलिन बस्ती थी, वहाँ पे मैं देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो मलिन बस्ती में लोगों को रहने के लिए कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा है, और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और ये सब। तो मुझे लगता था कि यार मतलब इतनी चीज़ें हो रही हैं और लोगों को ऐसा कुछ है नहीं। तब मुझे मेरे दिमाग में एक थॉट आता था, और मुझे कभी भी कोई भी गेम होता था, इंडोर या आउटडोर गेम होता था मेरी कंपनी में, तो मुझे जो भी गिफ्ट्स मिलते थे तो सब मैं वो मलिन बस्तियों में बांट देता था। तो मेरे दोस्त ये बोलते थे यार तुम यार इस जॉब के लिए क्यों आए? तो मुझे फिर फील हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो पिछले 3 सालों में मैंने लगभग 7 मेंस दिए होंगे, उसमें चाहे बिहार पीसीएस का रहा हो, यूपी पीसीएस, यूपीएससी का मैंने 2nd अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें भी कुछ नंबर से मैंने इंटरव्यू कॉल रुका था। और फाइनली मैं इस बार यूपी पीसीएस 2022 जो ये वाला था, इसमें मैं अच्छी पोस्ट पे मैं एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। बीच में अप एंड डाउन्स बहुत आए, क्योंकि बीच में जो पिछला वाला मीन्स था उस समय भी मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, उस और एक्सपायर भी हो गई, तो थोड़ा अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहा है। बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस फील्ड में आता है तैयारी करने के लिए, तो उसको कंसिस्टेंसी और पेशेंस बना के रखना चाहिए, जिससे कि सफलता मिलेगी उसे। ये है, सफलता मिलेगी आपको, बस कंसिस्टेंसी आप बना के रखिए। थैंक यू सो मच। और अब मैं अतुल लोहिया सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, सर को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करने के लिए। राज बहादुर सिंह सर को आते हुए लोहिया सर, आप सब लोग तालियों से स्वागत कीजिए।
और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी राज सिंह यादव को। राज जी, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए, सफलता का मूल मंत्र आपका क्या रहा? गुड आफ्टरनून टू ऑल कुल यहाँ बुलाने के लिए, और थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी सर लोग बैठे हैं। इनमें से 2 सर मेरे मॉक इंटरव्यू में थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीडबैक दिए थे, और जो मुझे यूपीपीएससी के इंटरव्यू में बहुत अच्छे से काम जरूर भी यूज़फुल रहा वो। और मैं अपने जर्नी के बारे में ये बताना चाहूँगा, मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है। मैं स्टार्टिंग में सिर्फ यूपीएससी पे ही फोकस कर रहा था और वहाँ पे 2 बार इंटरव्यू तक भी पहुँचा था, बट फाइनल सिलेक्शन ना होने पे काफ़ी आपको हताशा हो जाती है कि आप मतलब एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे होते हो, दूसरी जॉब आप छोड़ चुके होते हो। तो फिर कुछ टाइम मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी काम किया, लेकिन कोरोना के बाद फिर लगा कि नहीं, एक स्टेबल जॉब ज़्यादा ज़रूरी है और आपको जो रियल ड्रीम होता है वही आपको फुलफिल करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आफ्टर कोरोना फिर मैंने स्टेट पीसीएस पे भी फोकस किया, तो ये 2022 में मुझे डीएसपी मिला है, रैंक मेरी 43 आई है। और जर्नी से मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग काफ़ी पहले से तैयारी किए होते हैं, अपने ग्रेजुएशन से उनके गोल डिसाइड होते हैं, तो वो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो आप अपना कंसिस्टेंट एफर्ट देते रहिए, और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अपना पूरा बेस्ट 100% दे रहे हैं, तो आपका पक्का सिलेक्शन होता है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि बहुत डिलेड अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस भी हुए हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में हुए हैं। तो बस ये है कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है और अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना है। अगर आपने कुछ सोचा था, कुछ स्टार्ट किया था, तो उसको एंड तक ले जाना है। यही कहना चाहूँगा, और अपना सब लोग बेस्ट हैं, यही है। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और मैं ऋषि सर को आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर। राज सिंह यादव को सर्टिफिकेट प्रदान करें और मेडल प्रदान करें। और आप लोग प्लीज तालियां बजाना ना भूलिए। यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए मतलब बहुत दिल से सम्मान। सो ये सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्यों ना, क्योंकि इन्होंने दिन रात सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं देखा है और सिर्फ अपनी किताबें देखी हैं, अपना लक्ष्य देखा है। अर्जुन के जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही इन्होंने अपना लक्ष्य देखा है और यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, कृष्ण कुमार यादव जी। कृष्ण जी, अपने विचार हमसे साझा कीजिए। सबसे पहले तो शिक्षा कुल को धन्यवाद कि इन्होंने हमें अवसर दिया कि यहाँ पे आने का, इतना सम्मानित करने का, और इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया। वो मैंने इंटरव्यू देने से पहले मेरा लास्ट इंटरव्यू था, और सर थे, उन्होंने जो भी मुझे सजेशन दिया वो बाद में मुझे काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए। और मैं 2017 से मेंस दे रहा हूँ, यूपीपीसीएस का दिया, और लगातार मैं मेंस दे रहा था, मेरा पीटी नहीं रुका बीच में। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मैंने हमेशा जॉब करके ही मुझे देना पड़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्थिक बाधाएं तो आती हैं, लेकिन हमें लगे रहना चाहिए। लास्ट में ये होता है कि आपका रिजल्ट आता है। तो ये मेरा 3rd इंटरव्यू था, बिहार पीसीएस का मैंने दिया, यूपी पीसीएस का दिया, और अंततः 2022 में सेलेक्ट हुआ। अभी 2023 देना है। तो आप अगर पेशेंस रखते हैं और बाधाओं को लगातार अगर आप चेंज करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफल होते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक बात ये पूछना चाहूँगी मैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, तो वो आखिरी मतलब जब सिलेक्शन होता है, तो वो गलतियाँ, कौन सी गलतियाँ ना की जाएं जिनकी वजह से आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पा सकें, क्योंकि आप सभी लोगों ने एक लंबा वक्त दिया, तो वो शुरुआती जर्नी में कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से जल्दी से मुकाम नहीं मिल पाता है? सबसे पहले तो समस्या होती है गाइडेंस की, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, और अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो फिर समस्या आ जाती है। तो इसलिए अगर अच्छा टीचर मिल जाता है, बड़ी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि बहुत बड़ी कोचिंग नहीं, एक पर्सनल अगर गाइडेंस मिल जाता है, कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है। और कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए,
अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे मतलब सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो मैं लगातार प्रेशर में रहा और भी एग्ज़ाम देता रहा। तो मुझे लगता है कि किसी एक एग्ज़ाम को आप पकड़िए और उसमें ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि कई रास्तों पे चल के आप जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल को। तो इसलिए ये है कि आप किसी एक को टारगेट करिए अपना फाइनल, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ये जल्दी सफलता दिला सकता है। थैंक यू सो मच। आप कृष्ण कुमार जी को सर्टिफिकेट और मेडल देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अरविंद सर को। अरविंद सर प्लीज़ सर को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करें। Please give him a big round of applause. और अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे प्रदीप कुमार जी को। बहुत देर बाद नंबर आया। सर तो बताइए कि आपकी जर्नी किस तरीके से रही, और बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि क्या करना चाहिए, अभी जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो क्या करें और क्या ना करें। आपने अपनी जर्नी से जो भी सीखा उसको ब्रीफ में एकदम। हेलो, सबसे पहले तो शिक्षा कुल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद हेलो, कि उनको यहाँ पे बुलाया, और इतने गणमान्य अतिथियों के बीच में खड़ा होकर खुद को सौभाग्य मानता हूँ। और मेरे साथी, मेरे दोस्त बैठे हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि वो मेरे साथ यहाँ पे आए। और मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है। 2014 में पीजी करने के बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैंने 2018 तक केवल यूपीएससी पे फोकस रहा, और उसमें मैंने 2 बार मेंस लिखा, बट जब यूपी का पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी पे, तो मुझे लगा मुझे जो है यूपी जो है देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, तो एक जॉब की ज़रूरत थी। हालांकि इसमें भी टाइम लगा, मैं 2018 से लगातार मेंस लिख रहा था। ये मेरा 5वां मेंस था और दूसरा इंटरव्यू। फाइनली इसमें मैं नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ हूँ। जैसा कि मेरे दोस्त कृष्ण कुमार जी हैं, 2018 से हम सब साथ ही लिख रहे थे और इनके साथ ही संघर्ष रहा। और खुशी की बात यह थी कि हम दोनों का साथ ही सिलेक्शन हुआ इस बार, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो अच्छे मित्र भी होना ज़रूरी है, मतलब संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और नए लोगों को यही कहना है कि कभी कभी समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो एक्टर पंकज सर की हैं लाइनें, वो जो अच्छी लगती है मुझे, कि कभी कभी वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, ढेर सारी असफलताएं मिलेंगी, बट वो किसी न किसी एक सफलता की तैयारी हैं। तो एक चीज़ और, जो नए लोग तैयारी करने आते हैं, थोड़ा जोश ज़्यादा होता है, तो उनको थोड़ा जोश के साथ होश में रहना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जैसे जो हम लोग आते हैं नई में तैयारी करने, तो हमारे जो सीनियर रहते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम लोग ऐसे लेते हैं कि मतलब वो मेहनत नहीं किए हैं। तो आप लोग उनसे भी गाइडेंस लेने के मतलब कोशिश करिए, टॉपरों के पीछे ही ज़्यादा ना भागिए। ये होता है कि मेहनत और किस्मत दोनों का इसमें रहता है योगदान, तो जो है सबके गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सर अपने विचार शेयर करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर ओमवीर सिंह सर को। सर प्रदीप सर को बुके और सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करें। आप सभी लोगों ने हमसे अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर शिक्षक श्री राम अग्रवाल स्टेज पर आमंत्रित करना। सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि मैंने तो एक जर्नी स्टार्ट की थी, मैं खुद बिज़नेस करता हूं, इस लाइन में कभी था ही नहीं, तो सर लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। सर ने कहा कि श्रीराम तुम आगे बढ़ो, हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। चलते रहे, पता नहीं कब चीज़ें इकट्ठी हो गई, कारवां जुड़ता गया। जो फैकल्टीज़, जो सर हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे मूक इंटरव्यूज़ के सीनियर ऑफिसर्स, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को यहाँ आने के लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर।